यहाँ से जो पहली चीज आपके लिए आ सकती है, मैरिसी कन्नड़। मैरिसी कन्नड़ एक इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने पदार्थ की डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी सब्सटेंस के छोटे से छोटे टुकड़े कर दो जिसके आगे और टुकड़े होना पॉसिबल ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इस पे और आगे काम चलता रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज मेन हो जाती है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिया? ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की थ्योरी किसने दी? ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं, लेवोजियर और जोसेफ एल प्रोस्ट। लेवोजियर और जोसेफ एल प्रोस्ट ने, ठीक है, आपके लिए क्या दी थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्योरी दी थी, जिसमें दो है आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो सब पार्ट है। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ना क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉयड हो सकता। यानी कि अगर आप 1 ग्राम की ऑक्सीजन को 8 ग्राम की हाइड्रोजन के साथ मिलाओगे तो हमेशा 9 ही ग्राम बनेगा, ठीक है, बीच में मास वेस्ट नहीं होता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना क्रिएट हो सकता है और मास ना डिस्ट्रॉयड हो सकता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि एक कंपाउंड के अंदर, आप जानते होंगे, छोटे छोटे एटम, एटम मिल जाते हैं तो एटम के मिलने से एलिमेंट बनता है, और एलिमेंट अगर मिल जाते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि एक कंपाउंड के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा फिक्स रेशियो में होंगे। एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा फिक्स रेशियो में होंगे। फॉर एग्जांपल, पानी आप जानते होंगे हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 रहता है। इसी तरीके से जो आपका अमोनिया है, ठीक है, इसी तरीके से जो आपका अमोनिया है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है, और उसका रेशियो हमेशा 14:3 रहता है। तो अगर मैं रिपीट करूं, लेवोसियर और जोसेफ एल प्रोस्ट ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की थ्योरी दी थी, जिसमें 2 पॉइंट है। कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास ना क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉयड हो सकता। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो ये कहता है कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा सेम रेशियो में रहेंगे, उनका रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर हम बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एटॉमिक एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? तो जॉन डाल्टन ने आपकी एटॉमिक थ्योरी दी थी। जॉन डाल्टन ने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी थी। यहां से यहाँ पे देख सकते हो आप, जॉन डाल्टन ने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी थी, और उनका कहना था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। जो एटम है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बने हुए हैं। जो मैटर है, पदार्थ है, वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना है, जिनको एटम कहते हैं। और ये एटम इंडिविजिबल है, यानी कि एटम के आगे फर्दर और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। तीसरी चीज, एक एलिमेंट के एटम एक जैसे होंगे, यानी कि अगर हाइड्रोजन के आप एटम देखोगे तो हाइड्रोजन का एक एटम उसके दूसरे एटम के जैसा ही होगा। अगला कह रहा है ये एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? एलिमेंट। और फिर जब एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? आपके कंपाउंड। 6 पॉइंट ये कह रहा है कि इनका जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, जो हमने देखा था ना कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो देखा था, ठीक है। तो लास्ट वाला पॉइंट यही कह रहा है कि इनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। चलो, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे आपने याद करना है यहाँ पे कि इस पेज पे आपके एग्जाम के लिए कुछ खास चीज नहीं है।
हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ये वाली लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि IUPAC क्या है, ठीक है, और ये किस प्रकार नेम देती है। तो IUPAC की फुल फॉर्म आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है, जितने भी एलिमेंट है उनकी नेमिंग देना, उनका सिंबल देना, उनका एटॉमिक नंबर बताना, ठीक है, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बताना, ठीक है। तो IUPAC एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो एलिमेंट की नेमिंग देती है, एटॉमिक नंबर बताती है, केमिकल प्रॉपर्टी बताती है, सिंबल देती है। तो यहाँ पर सिंबल के हिसाब से हम कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कुछ चीजों का नाम जहां पर वो ओरिजिनेट हुआ था उसके नाम पर दे दिया, ठीक है। जैसे कॉपर है, कॉपर सिप्रस नाम की जगह पर मिला था, इसलिए इसका सिंबल हमने C दे दिया, ठीक है। इसी प्रकार आपका बाकी चीजें हैं, जैसे कि आप देखोगे, जैसे कि अगर आप देखोगे आयरन है, ठीक है, आयरन का सिंबल Fe क्यों पड़ा, क्योंकि फेरस से, ठीक है, फेरस से। सोडियम को लैटिन भाषा में नाइट्रियम कहते हैं, इसलिए सोडियम का सिंबल N हो गया। पोटेशियम का सिंबल K हो गया। तो सिंबल क्या है, IUPAC जो है वो आपका अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से सिंबल देती है। चलो अब यहाँ पे क्या है, एक सिंबल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमाइन Br, कैल्शियम Ca, जिनके अलग हैं, ठीक है, वो आपने अच्छे से याद करने। कार्बन C, क्लोरीन देखो पहला लेटर लिया फिर तीसरा लेटर लिया तो Cl, कोबाल्ट पहले दो लेटर, कॉपर Cu, सिप्रस जो मैंने आपको बताया था, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, ठीक है, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, फेरस से, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, कैलियम से लिया गया है, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, देखो डिफरेंट है सिल्वर, याद रखना है, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U और जिंक Zn। नेक्स्ट कह रहा है एटॉमिक मास। तो बेसिकली क्या है, किसी एक एलिमेंट के एक एटम का जो वजन है उसे एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो पहले यूनिट थी वो थी AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अभी फिलहाल जो इसकी यूनिट है वो U है, ठीक है। पहले जो यूनिट थी वो AMU थी, एटॉमिक मास यूनिट। अब जो इस यूनिट है वो सिर्फ U है। चलो अब अगर हम बात करें, पहले हम क्या करते थे, एटॉमिक मास को नापने के लिए जो सिंबल्स के रूप में लेते थे, तो पहले हम ना इन कंपेयर ऑफ ऑक्सीजन में नापते थे, लेकिन अभी लेटेस्ट किस में नापा जाता है, कार्बन में। 1961 के बाद से हम कार्बन में नापते हैं, कार्बन के कंपेयर में, और पहले हम नापते थे ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो यहाँ पर देखो इनके ना कुछ एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम 40। इसके बाद है आपका मोलिक्यूल किसे कहते हैं। तो मोलिक्यूल क्या है, मोलिक्यूल इज इन जर्नल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम, एक या एक से ज्यादा एटम मिलकर क्या बना लेते हैं, मोलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तब तो आप एटम बोलोगे, लेकिन एटम कभी भी अकेले नहीं रह सकते। तो इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट, तो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट है मॉलिक्यूल, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट है आपकी मॉलिक्यूल। चलो नेक्स्ट कह रहा है वो आपका, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है मोनो एटम। मोनो एटम का मतलब इनका एक एटम साथ में रह लेता है, आर्गन और हीलियम। डाई एटोमिक यानी कि जिनके दो एटम ही साथ में रहेंगे, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। फॉस्फोरस टेट्रा, और जिसके 3 से ज्यादा होते हैं उसे पोली कहते हैं। सल्फर जैसे सल्फर के 8 एटम्स जो होते हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें हम आयंस की,
तो ये जो एटम्स होते हैं ना, इन एटम्स के ऊपर एक चार्ज होता है, ठीक है। इन एटम्स की, ये एटम्स क्या करते हैं, अपने साथ एक चार्ज कैरी करते हैं जिसे हम आयन कहते हैं। अगर इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायन कहलाते हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायन कहलाते हैं। तो जितने भी आपके मेटल है, जितनी भी आपकी मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि मेटल जो है वो आपकी कैटायन होती है, और जो नॉन मेटल है वो नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि वो एनायन है। तो मेटल कैटायन, नॉन मेटल एनायन। चलो नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्या है, वो पॉली एटॉमिक आयन। अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। पॉली मीन्स ज्यादा, ठीक है, दो से ज्यादा को पॉली बोलने लग जाते हैं। तो जब दो ग्रुप मिलके आपका एक चार्ज बना लेते हैं, ठीक है, उसे हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन साथ में मिले कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, तो ये क्या है, आपका पॉली एटॉमिक आयन है। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम और सल्फाइड साथ में मिल गए, मैग्नीशियम और सल्फर साथ में मिल गए, तो क्या बना लिया, पॉली एटॉमिक आयन बना। नेक्स्ट चीज है आपकी केमिकल फॉर्मूले। तो केमिकल फॉर्मूले आपके नहीं आते, लेकिन बेसिकली आप इस चार्ट को एक बार याद कर लोगे, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए वैलेंसी के बारे में, ठीक है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, इन सब की 1, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनकी आपकी माइनस, ठीक है। और पॉली एटॉमिक आयन, तो जो पहले वाली कैटेगरी में है उनकी वैलेंसी 1 है, दूसरे वाली कैटेगरी में 2 है, और नीचे वालों की 3 है। एक बार आप इसको रिकैप कर लो। तो फॉर्मूले बनाने आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन एक बार आप तरीका समझ लो, ठीक है। जैसे हम पहले मेटल लिखते हैं, Na लिखा मैंने, Na की वैलेंसी +1 है, मैंने +1 लिख दी, ठीक है। Cl की वैलेंसी -1 है, और मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वाली वैलेंसी को इससे, इसकी वाली वैलेंसी को इससे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया NaCl, ठीक है। ये क्या बन गया आपका NaCl। तो करना क्या है, पहले मेटल लिखो, फिर नॉन मेटल लिखो, फिर मेटल की वैलेंसी लिखो, नॉन मेटल की वैलेंसी लिखो, और उसको क्या कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट कह रहा है वो मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास क्या है, जैसे मैंने लिखा H2O, ठीक है, मैंने लिखा H2O, और मैं जानता हूं, पहले मैंने देखा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन के 2 है तो मैं करूंगा 2 × 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, तो 16 × 1, यानी कि 2 + 16 = 18। तो पानी का मोलिकुलर मास कितना है, 18 है। करना क्या है, इनके एटॉमिक मास को इनकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे हम एक और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, CH4, ठीक है, मैंने लिखा CH4, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी है, 1, तो कार्बन को इसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पर, 4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो मैं क्या करूंगा, 4 × 1, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दूंगा, तो वो क्या निकल जाएगा, मोलिकुलर मास निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट चीज पे बात करें, तो ये था अपना 3rd चैप्टर, ठीक है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मोलिकुलर मास हमने निकाला हाइड्रोजन का, तो H2 लिखा है, तो 2 एटम है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 2 × 1, ठीक है। O2 है, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 × ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 32, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो निकल जाता है आपका मास नंबर, वो सॉरी मोलिकुलर मास।